दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 30 जुलाई और मैं अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस शो में आज आप देखेंगे शपथ लेने से पहले यानी ओथ लेने से पहले ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान का ऐलान, कहा ज़ायनी हुकूमत के खिलाफ सभी मूवमेंट्स की मदद करना ईरान का है फर्ज। पीआईजे और हिजबुल्लाह के लीडर पहुंचे तेहरान, नए सदर ने दिया पूरा सपोर्ट करने का भरोसा, कहा मुस्लिम ममालिकों को इजराइल के खिलाफ लाएंगे साथ। अमेरिका का इल्जाम, कहा हमारे आगामी इलेक्शन में गड़बड़ कर सकता है ईरान। तेहरान से गया जवाब, कहा होश में आओ अंकल सैम। गजा में जुल्म का सिलसिला जारी, बीमारियां भी ले रही जान। WHO का कहना पड़ा फौरन करो सीज फायर। फिलिस्तीनी कैदियों पर जुल्म करने पर 9 इजरायली फौजियों की हिरासत बनी बवाल। कट्टरपंथी फौजियों ने 2 अदालतों पर बोला हमला। IDF में बगावत जैसे हालात महज सहयोग या प्रयोग। और ब्रिक्स का दायरा बढ़ा रहा चीन, मलेशिया भी कर सकता है एंट्री। तो ये थी आज की हेडलाइंस की सुर्खियां, हाइलाइट्स। अब जरा हेडलाइंस से खबरों को समझिए। अगले कुछ मिनटों में आपको लाइव पूरी अखबारात की हेडलाइंस और उससे समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो तेहरान में मुलाकात की है हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के लीडर नईम कासिम ने जाकर मसूद पेजेश्कियान से, और जाहिर सी बात है उनके प्रोग्राम में शामिल होने गए। ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं हिजबुल्लाह के। और इस दौरान पेजेश्कियान ने जो कहा है उसकी हेडलाइन ये कहती है कि बूस्टिंग टाइज विद मुस्लिम स्टेट्स अमंग फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो ममालिक हैं, आसपास पड़ोसी मुल्क हैं, अरब देश, खास तौर से मुस्लिम ममालिक, उन सब के साथ अपने ताल्लुकात और बेहतर करना, उन सब के साथ कुछ नए मुआहदे साइन करना, ये ईरान की नई हुकूमत की प्रायोरिटी होगी। यानी मेरी प्रायोरिटी यही होगी, प्राथमिकता यही होगी कि हम मुस्लिम ममालिक के साथ और रिश्ते बेहतर करें और इस रीजन में जो ज़ायनी हुकूमत के इजराइल के जुल्म जारी हैं उन्हें नकेल जो है उन पर कसी जा सके। और इन्होंने लिखा कि वाइल ऑर्निंग द स्टैंडिंग एंड टाइमलेस ऑफ हिजबुल्लाह एंड फर्मनेस ऑफ हिजबुल्लाह, माफ कीजिए, फाइटर्स अगेंस्ट द एग्रेशन एंड द क्राइम्स ऑफ द ज़ायनिस्ट regime, पेजेश्कियान कॉल्ड द सपोर्ट फॉर द रेजिस्टेंस फ्रंट अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। उन्होंने कहा कि जितने भी फ्रंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, ये जो लड़ रहे हैं, चाहे हमास हो, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद हो, फ़लस्तीन के और मूवमेंट्स हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे यमन के हाउथीज़ हो, इनकी मदद करना ईरान का मजहबी फ़र्ज़ है। ये हमारे ऊपर मजहबी बाध्यता है कि हम इन सब का जो है वो उनकी मदद करें, उनका सपोर्ट करें और गज़ा के मज़लूम लोगों की हिमायत में हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे। पहली हेडलाइन में काफ़ी वक्त ले लिया मैंने। ईरान से स्टांस टुवर्ड अल कुद्स डजंट चेंज विद चेंज ऑफ गवर्नमेंट। पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान का अल कुद्स के लिए, यरूशलेम के लिए जो एक तय है कि हम इसकी मदद, इसकी आज़ादी, फ़लस्तीनियों की आज़ादी, इसके लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे, वो चेंज नहीं होगा। भले गवर्नमेंट ईरान में चेंज होती रहे, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, कोई भी सदर बन जाए, ईरान का ये जो नुक्ता नज़र है वो कभी बदलने वाला नहीं है। ईरान का जो एक हलफ है जो ले लिया गया वो क्लियर है। अल कुद्स की आज़ादी, फ़लस्तीनियों की आज़ादी, ये जारी रहे। और ये बात उन्होंने कब कही है? हमास के, आप इस्माइल हानिया को तो बहुत जानते होंगे, लेकिन फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो वहाँ पर एक गज़ा में हमास से भी पुराना जो मूवमेंट है और हमास की बराबरी के साथ ही बराबर से लड़ रहा है वहाँ पर, वो इजरायली फोर्सेस से, उनसे उनका ये कहना, उसके ये चीफ पहुँचे थे, आप समझ रहे हैं। वहाँ पर पेजेश्कियान से उन्होंने मुलाकात की थी। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद अल नखाला ये पहुँचे थे। सेक्रेटरी जनरल लाइक हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह। तो इनसे ये सब बातें जो हैं उन्होंने कही हैं और उन्होंने कहा है कि हम मूवमेंट्स के साथ लगे रहेंगे। ये मेरा फ़र्ज़ है, ईरान का फ़र्ज़ है कि हम मूवमेंट्स का सपोर्ट करें और हम जैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं मन लफ्ज़ों में वैसे हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है। और ये अल मायदीन ने भी खबर बनाई। पिछली दोनों हेडलाइंस ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना की थी, ये लेबनान की न्यूज़ एजेंसी जो है अल मायदीन की है। इसमें आप देख ही रहे हैं फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ
قاسم نعیم جو ہے، نعیم قاسم جو ہیں حزب اللہ کے، تو جو ہے وہ یہ لوگ ہیں، اور پزشکیان نے کہا ہے کہ سپورٹنگ دا ایکسس آف ریزسٹنس لیجیٹیمیٹ ڈیوٹی آف ایران، مطلب ایران کا فرض ہے اس ایکسس کی مدد کرنا۔ چلو بھیا بڑھتے ہیں آگے، ایران سے نکلتے ہیں آگے۔ ایران کی خبر اور باقی بڑی اہم ہے، بتاتے ہیں۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن، اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور WHO نے کہا ہے کہ پولیو، اسکن ڈیزیز اور نہ جانے کتنی ڈیزیز یہاں پر کوڑا، گرمی، گندگی اور دوائیوں کی کمی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں بیماریاں، لہٰذا ہو سکتا ہے ایک مہاماری ٹائپ کی بن جائے، لوگ گولی اور بم سے نہ مریں تو ہو سکتا ہے بیماریوں سے مر جائیں، خاص طور سے بچے، لہٰذا سیز فائر بے حد ضروری ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بمباری میں کئی فلسطینیوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اور 33 بندے جو ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ مارے گئے ہیں پیلسٹینین ٹیریٹری میں پچھلے دن میں۔ یہ تعداد کم ہے، اور بھی آئیں گی تعداد ادھر ادھر سے، جب جڑیں گے تو ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے جڑیں، لیکن بڑھ سکتی ہیں۔ فی الحال ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے۔ کل ایک بڑا مرحلہ پیش آیا، اصل میں 9 اسرائیلی فوجیوں کو کل حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ IDF کی ملٹری پولیس نے حراست میں لیا۔ ان پر الزامات یہ تھے کہ جو فلسطینی قیدی انہوں نے غزہ سے اٹھائے تھے، جن پر حماس کا فائٹر ہونے کے آروپ تھے، الزام تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے سیکشول وائلنس کیا ہے اور ان ہیومن بیہیویئر کیا ہے، مطلب درندوں کی طرح انہیں مارا پیٹا ہے، ان کے ساتھ سیکشول وائلنس۔ میں اب کیا کھل کے بتاؤں، یو نو ویری ویل، اس میں عورتیں بھی تھیں، آدمی بھی تھے۔ تو اسرائیل کی فضیحت تو ویسے ہی ہو رہی تھی، اس معاملے سے اور زیادہ فضیحت ہوئی جب انڈیپینڈنٹ رپورٹس آنے لگیں سامنے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، ملٹری پولیس بھیجی، 9 لوگوں کو حراست میں لیا، وہیں پھڈا ہو گیا۔ وہیں کٹر پنتھی، وہ جو چوٹی والے ہوتے ہیں نا، فوجی اگروادی قسم کے، ان لوگوں نے انہیں اگرواد، وہ اگر ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ یہ کہتے ہیں تباہ کر دو، بم گرا دو، مار دو، وہی سب لوگ جو ہیں گھروں کو آگ لگا کے ناچتے ہیں فوجی، اسی لیے اسرائیل کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ پہنچ گئے وہاں، لڑنے لگے ملٹری پولیس سے، پھر بھی ملٹری پولیس لے گئی ملٹری ٹرائل کے لیے، ٹھیک ہے، ملٹری کورٹ لے گئی ہیئرنگ، وہاں پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اتمار بین گویر جیسے اور نہ جانے کون کون سے منتری ہیں، وہ سب بولنے لگے کہ ہاتھ دور رکھو، لوگوں بالکل کسی میں ہاتھ مت لگانے کی کوشش کرنا، اور یہ وہ وغیرہ۔ وہ IDF میں 2 پھاڑ ہو گیا، ایک طرف ربی والے، وہ کٹر پنتھی والے فوجی، اور دوسری طرف نارمل فوجی اور ملٹری پولیس۔ ان لوگوں نے بیرکس پر جا کر حملہ کر دیا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ہیڈ لائن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ سسپیکٹس accused of abusing Palestinian prisoners to face military court hearing، جنہوں نے فلسطینی قیدیوں کو مطلب بری طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا ہے، اور وہ بیہیو کیا ہے جو وار کرائم میں ہی آتا ہے، ان لوگوں کو ملٹری کورٹ ہیئرنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، ان فوجیوں کو۔ اور دوسری اگلی ہیڈ لائن ہے، آپ یہ جیل اور بیرکس دیکھ رہے ہیں، کورٹ کے اندر کہیں نہ کہیں ہے، اور یہ ملٹری کورٹ ہے۔ بتایا گیا بارڈرنگ آن انارکی، IDF چیف ساؤنڈ الارم آفٹر رائٹ ونگ موب بریکس انٹو سیکنڈ بیس۔ یہ رائٹ ونگ والے جو ہے نا، یہ کٹر پنتھی، یہ فوجی جو ہیں، ان لوگوں نے دوسری بیس میں جو ہے گھس گئے، ان لوگوں کے دروازے توڑے ہیں باقاعدہ، وہ ہم دکھا نہیں سکتے، ہم یہاں دکھا دیں گے کانڈ ہو جائے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر 2 پھاڑ ہو گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت میں حزب اللہ پر حملہ کرنے، لبنان پر حملہ کرنے کی بات چل رہی ہے، یہ اندر خانے جو ہو رہا ہے IDF میں، اور غزہ سے باقاعدہ فوجی بلانے پڑے ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہاں سے پلٹون نکالنی پڑی، یہ سنیوگ ہے یا پریوگ ہے؟ کہیں سے دماغ شفٹ کر کے کہیں اور لگانے کا یہ کوئی پلان تو نہیں ہے کہ سب لوگ ادھر الجھے رہیں پھر کہیں کچھ اور ہو جائے، ایسا من میں آ رہا ہے۔ خیر، مجھے ہیڈ لائنز پڑھنی چاہیے، ابھی تو میں اوپینین نہیں بناؤں گا، میں صرف خبر بتاؤں گا۔ 297 دن ہو چکے ہیں غزہ میں جنگ کو، اور وہاں پر لگاتار لوگوں کے مارے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی ریزسٹنس بھی لگاتار اسرائیلی آکوپائنگ فورس کے خلاف، جسے IDF بھی کہتے ہیں، اس کے خلاف اپنے ایکشنز جاری رکھے ہوئے، یہ المایدین کی ہیڈ لائن بتا رہی ہے۔ اور گڑھا لگا لگا کے اسرائیل کے فوجیوں کو، ان کے ٹینکس کو اڑایا جا رہا ہے۔ اس پوری خبر میں یہی لکھا ہے، بہت زبردست طریقے سے 10 مہینے بعد بھی مقابلہ غزہ میں جاری ہے۔ چلیے ایران کی ایک اور خبر سر،
ईरान ने अमेरिका के उन तमाम इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें अमेरिका ने ये कहा था कि आने वाले नवंबर 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ईरान कुछ गड़बड़ कर सकता है, ईरान असर डाल सकता है, ईरान जो है ना उनके इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है। ईरान ने कहा यार जड़ी बूटी खाओ, तुम अमेरिका हो, हम ईरान है, दुनिया भर के तुमने सैंक्शंस लगा रखे हम पे है, हमारा बंदा तुम्हारे यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी को भी तुम बेकार मानते हो, हमारे ड्रोन और मिसाइल्स को भी बेकार मानते हो, अपने आप को सुपीरियर मानते हो, हम तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी करेंगे। कभी रशिया पर लग जाता है इल्ज़ाम, अब ईरान पर लग जा रहा है इल्ज़ाम। चक्कर क्या है बॉस, चक्कर क्या है? और तुम जो दुनिया भर की सिक्योरिटी का दावा करते हो, तुम अपने यहाँ सिक्योरिटी नहीं कर पाओगे तो फिर वो दावे झूठे हैं, या तुम्हारी सिक्योरिटी ऐसी जिस पे लानत भेजी जाए। तो फिलहाल द परमानेंट मिशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क हैज मेड इट क्लियर दैट तेहरान हैज नो इंटरेस्ट, गोल एंड एक्टिविटी टू इन्फ्लुएंस द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा आपके इलेक्शन पर असर डालने का, को वहाँ कुछ गड़बड़ करने का, सैबोटेज करने का, नहीं, हमारा कोई मकसद ही नहीं है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक है जी। मैकडोनल्ड, आपको पता है किसकी कंपनी है, किसका पैसा है। मैकडोनल्ड की पिछले 3 साल में बहुत गाढ़ी कमाई घट गई है, नीचे आई है, मतलब तगड़ा घाटा हुआ है। अल जजीरा की हेडलाइन है, ग्लोबली पूरी दुनिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 3 इयर्स, 3 साल में पहली बार। और 3 साल पहले कब हुआ था? जब पूरी दुनिया में पैंडेमिक था, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया था, तब इन्हें इतना घाटा हुआ था। लेकिन इसके खुलने के बाद ये फिर से घाटे में है मैकडोनल्ड। क्यों? यू नो वेरी वेल। हालांकि उनके सीईओ क्रिस कैपेंस्की ने कहा है कि लो इनकम वाले जो है ना वो घर का खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं जो दुनिया भर में इजरायली प्रोडक्ट्स के खिलाफ, या जिसमें इजरायलियों का या ज्यूज का पैसा लगा उसके खिलाफ जो बायकॉट चल रहा है, उसकी वजह से भी है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि जंग को जल्दी ख़त्म कर दे। मैकडोनल्ड्स के आपको पता है पैकेट्स दिखे थे इजरायली फौजियों के हाथ में, तभी से बायकॉट शुरू हो गया था कि मैकडोनल्ड जो है उन्हें फ्री मील भेज रहा है गजा में हमले के दौरान, तभी से इनका बायकॉट शुरू हो गया था, तभी ये घाटा हुआ। आप सोचिए, जिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जिसे लॉकडाउन में घाटा ना हुआ। लॉकडाउन वाला अगर इन्हें घाटा हो रहा है तो फिर इनके लिए एक और लॉकडाउन आ गया है। मलेशिया जो है वो ब्रिक्स ज्वाइन कर सकता है, ये खबर आई है, शायद चाइना ने भी उस पर यस कर दिया है। ब्रिक्स को एक ऐसा यूँ समझिए एक ईस्ट का नाटो बनाया जा रहा है। ये अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी उनके दोस्तों के बरक्स एक ऐसा ग्रुप होगा जहां जिनको उसमें इस काबिल नहीं समझा गया कि परमानेंट मेंबर बनाते हैं। ये इधर की एक ताकत बन रही है, उन मुल्कों को जगह दी जा रही है जिन्हें कुछ समझा नहीं जाता था, जिन्हें उनकी ज्योग्राफी और मईशत के हिसाब से छोटा समझा जाता था। खैर, मलेशिया तो फिर भी सही है। इटालियन पीएम चाइना में है, इनके फोटो आपने बहुत देखे होंगे। मेलोनी जो है जॉर्जिया, बड़ी खूबसूरत है, इनके साथ जो लोग होते हैं बड़ा मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। तो ये जो है चाइना में है, वेस्ट इटली चाइना, समझ रहे हैं आप, उधर से इधर आया जा रहा है, ताल्लुकातों को बढ़ाया जा रहा है, ये किसी के लिए तो खतरा है। खैर देखिए, प्रोटेस्ट ब्रेकआउट, मदोरो जो है वेनेजुएला में फिर से जीते, और मचादो ऐसे करके कुछ नाम है जो उनके अपोजिशन लीडर थे, उनके जितने सपोर्टर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि मदुरो को जिताने के लिए बेईमानी की गई है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स थे या पोस्ट पोल सर्विस थे वो सब ये बता रहे थे मदुरो हार रहे हैं, लेकिन वो जीत गए। इसके बाद प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है। आपने अल जजीरा की हेडलाइन देखी, ये आप देख रहे हैं कि लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, पुलिस को रोक रही हैं, इन पर जो है पानी बरसाया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हेडलाइन शो देखा। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है, पहले ही कमेंट में पिन किया हुआ, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर जाएं। वहाँ पर विजुअल्स के साथ बहुत शानदार वीडियो बनाया है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग तो होगी, ये मानकर कितनी उन दोनों की ताकत है, हथियार क्या है, वो सब आप वहाँ देख सकते हैं। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लेना, क्या हो यह है QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दुआओं में उन्हें याद रखिए जिन्हें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है।